जब भी कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनती है, ठीक है, उसके ना कुछ टारगेट्स सेट किए जाते हैं। उन टारगेट्स को कहा जाता है एम्स। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की अभी 2020 की जो पॉलिसी बनी है, जिसको आप सिंगल नेशनल करिकुलम आपने सुना होगा, ये एक पॉलिसी है। तो इसका एक अल्टीमेट पर्पस है। वो क्या पर्पस है? कि तमाम सूबों के अंदर यकसा निज़ाम तालीम हो। यकसा निज़ाम तालीम। अब ये एक एम है तो एक टारगेट ना, लेकिन एजुकेशन के हवाले से अब हम इसे एक एम कहेंगे। मैं ये भी समझा देता हूँ कि हम इसे एम क्यों कहेंगे और इसका मतलब क्या होता है। या आप मिसाल के तौर पे समझ लें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये जो हमारी गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आई है, ये एक अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल ये चाहती है कि हमने पाकिस्तान को 2040 तक दुनिया का सबसे नंबर वन आईटी एक्सपोर्टर बनाना है। क्या बनाना है? आईटी एक्सपोर्टर, यानी कि ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं या जो कंप्यूटर में मास्टरी है, उसमें पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन जाए। और 2040 में तक हमने अपना ये टारगेट पूरा करना है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, चाइना, जापान सबको छोड़ के पाकिस्तान पहले नंबर पे हो। तो ये क्या होगा? ये एक एम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान अगर डिसाइड करता है कि हमने अपने मुल्क को 2040 तक फर्स्ट आईटी एक्सपोर्टर बनाना है, तो ये एक एम होगा। क्यों एम होगा? इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। लॉन्गर रन, लॉन्गर रन टारगेट, ठीक है, या वो टारगेट जो ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया जाए, उसको एम कहा जाता है। और ये हमेशा पॉलिसी मेकर सेट करता है। ये टारगेट कौन हमेशा सेट करता है? ये टारगेट हमेशा पॉलिसी मेकर सेट करता है। हमेशा पॉलिसी बनाने वाला सेट करता है। आपकी गवर्नमेंट सेट करती है, आपके एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो सेट करते हैं। समझ में आ रही है बात की? सो नंबर वन थिंग इज एम क्या होता है? एम लॉन्गर द रन। और कौन बनाता है? आपकी एजुकेशन, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी गवर्नमेंट, या आपके जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये क्या है? एम्स। इसके मैंने दो एग्जांपल दी हैं। एक सिंगल नेशनल करिकुलम जी, हमने मतलब ये अचीवेबल होगा विद इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, ओवर द लॉन्गर पीरियड। जो टारगेट ओवर द लॉन्गर पीरियड अचीवेबल हो, उसको हम कहते हैं एम्स। ठीक है। तो जब भी आपका कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनती है, तो उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी सारे एजुकेशनल एम्स दिए होते हैं। एक बात होगी। दूसरे नंबर पे गोल्स हैं। उसके जो मिड टर्म छोटे छोटे या मिड टर्म टारगेट्स होते हैं, उनको कहा जाता है गोल्स। ठीक है, ये दो टर्म्स जुड़ी हैं। लॉन्गर रन या लॉन्गर टर्म के लिए जो होगा वो आपका एम होगा। मिड टर्म का जो आपका टारगेट होगा उसको आप गोल्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके हवाले से पीपीएससी सवाल पूछता है। और ये जो मैंने आपको टर्म बताई है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, और ये एग्जाम्पल्स को इसके साथ जोड़ जोड़ के रखना है। मसला अगर पाकिस्तान चाहता है कि 2040 तक हमारा हर बच्चा जो भी एजुकेशन के थ्रू जाएगा, उसको इस्लाम इस्लाम आप कह रहे हैं कुरान मजीद का एक पारा ज़बानी याद होना चाहिए। तो ये एक क्या है? ये एक टारगेट है। 15 सालों, आने वाले 15 सालों के लिए सेट किया है। या ये चाहते हैं कि हमने आइंदा 15 सालों के अंदर जो मैथमेटिशियंस हैं, दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, वो पैदा करने हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक एम है। तो आई होप सो कि अब आपको एम जो है वो याद रहेगा। एम क्या होता है? ओवर द लॉन्गर पीरियड के लिए सेट किया गया टारगेट होता है। ठीक है, और ये आप कौन सेट करता है? ये आपकी मिनिस्ट्री या आपके प्लानिंग कमीशन या आपकी गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है। अगर हम पॉलिसी के हिसाब से इसकी बात करें, मिड टर्म के लिए जो होता है वो आपका क्या है? आपका गोल है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव का वर्ड ये पीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक टर्म जुड़ी है, एस एल ओ। एस एल ओ, ये भी याद रखना है। किसी को पता है एस एल ओ का जो एब्रीवेशन क्या है? एस एल ओ का एब्रीवेशन होता है जी, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। समझ आ रही बात की? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ना एजुकेशन को डिफाइन करना चाहूँ, तो मुझे एक चीज जो मैं शुरू में बोलनी चाहिए वो मुझे मैं स्किप कर गया। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना, बल्कि ये हमारा आगे साइकोलॉजी में आएगा। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारा सीखने का अमल है, इसके तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्राइएंगल है, ये आपने याद रखनी है। ये भी वो पूछता है कि लर्निंग प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं। लर्निंग प्रोसेस के तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर टीचर,
ठीक है। लर्निंग प्रोसेस के लिए आपका टीचर होना जरूरी है, फॉर्मल की बात कर रहा हूँ। दूसरा, कोई कंटेंट होना जरूरी है, कंटेंट के भाई टीचर ने क्या पढ़ाना है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट, और तीसरे नंबर पे कंटेंट। टीचर ने पढ़ाना है, स्टूडेंट ने सीखना है। स्टूडेंट ने सीखना क्या है, उसको बोलते हैं हम कंटेंट। ये टीचर ने पढ़ाना क्या है, वो है हमारा कंटेंट। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अब उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर ने सिखाना क्या है, वो तो हो गया कंटेंट। अब उस सिखाई जाने वाली चीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों सिखाना है भाई। अगर वो क्यों सिखाना है बीच में आ गया, तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मैंने एक एक और चीज बोलने लगा हूँ, आगे जाके हमने पढ़नी है करिकुलम। करिकुलम का मतलब भी फिल वक्त के लिए आप सब लोग करिकुलम का मतलब समझें कंटेंट। करिकुलम से मुराद क्या है जी, कंटेंट। उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है निसाब, या चलो और आसान कर देता हूँ, एक लफ्ज है सिलेबस। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें पहले नहीं आती। होप आप लोगों ने बीएड तो पढ़ा है और आपको इन चीजों का पता भी होगा, लेकिन मैं एज अ टीचर यहाँ पे ये इसलिए इसके ऊपर जोर दे के पढ़ा रहा हूँ कि ये तो पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें जोर दे के पढ़ा रहा हूँ और ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें नहीं आती। तो फिल वक्त आप ये समझें, कंटेंट, करिकुलम और सिलेबस, ये तीनों सेम चीजें हैं। तीनों का मतलब क्या होता है कि पढ़ाना क्या है, जो चीज पढ़ानी है उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेबस या कंटेंट बोलेंगे। समझ आ रही बात की। अच्छा, अब ये जो पढ़ाना है ना भाई, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ानी है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाता है SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब आप अगर कोई बुक लेके देखेंगे ना, अब अभी अभी अगर आपके घर में किसी बच्चे के पास कोई बुक है, तो आप उस बुक को अगर देखते हैं, तो हर सबक के शुरू में, हर सबक के टॉपिक के बाद SLO लिखा होगा। SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। देखो, जब कोई एम बनता है ना, मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ, जब भी करिकुलम बनता है या जब भी कोई पॉलिसी बनती है, तो पॉलिसी में सबसे पहले बनते हैं एम्स। कि भाई हमने अब मैं एक एम पहले आपको एग्जांपल दिया है कि हमने 2040 तक पाकिस्तान को आईटी एक्सपोर्ट बनाना है, ये हमारा क्या है, एम। नई गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल आप समझ लें, ये एम आ गया। अब इस एम को अचीव कैसे करना है, इस एम को अचीव करने के लिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेंगी। और यानी कि हमें अपना इसको अचीव करने के लिए कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, कंटेंट, यानी कि अपना निसाब बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि हर 5-7 साल बाद जो गवर्नमेंट आती है, वो सबसे पहले किताबें बदल देती है, निसाब बदल देती है। नसाब क्यों बदल देती है, कि पीछे उनके पॉलिसी मेकर्स कहते हैं भाई अब हमारी नई गवर्नमेंट आई, तो हमने अगले 5-7 सालों में ये चीज अचीव करनी है। अब ये वाली जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इसका डिजिटाइजेशन के ऊपर या आईटी के ऊपर जोर है, तो वो ये कहेंगे कि हमने आईटी एक्सपोर्ट बनाना है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कंटेंट डेवलप करना होगा। कंटेंट भी अब एम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस तरह का कंटेंट एम सेट किए जाएंगे उसी तरह का कंटेंट डेवलप किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल देके समझाता हूँ, मसलन आपने अगर आईटी एक्सपोर्ट बनाने हैं, करनी है, तो होगा क्या कि आपको अपने निसाब के अंदर कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा। बात फॉलो करें ना। अगर आपने कंप्यूटर एक्सपोर्ट पढ़ानी है, बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स आती हो, कंप्यूटर में वो माहिर हो, दुनिया के पहले साइंटिस्ट बने, टॉप वाले साइंटिस्ट बने कंप्यूटर के, तो आपको पढ़ाना भी तो कंप्यूटर पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप दूसरी क्लास में भी कंप्यूटर, तीसरी में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हर क्लास में कंप्यूटर की बुक डाल देंगे, हर क्लास में कंप्यूटर के चैप्टर्स को पढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपका कंटेंट जो है वो आपके एम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब उस कंटेंट के अंदर जब भी आप लेसन बनाएंगे ना, जब भी आप लेसन डिसाइड करेंगे, उस लेसन के जो टारगेट रखे जाएंगे, हर लेसन के जो टारगेट्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये एक चीज होगी ना, पहले शुरू में, अब दोबारा आइएगा यहाँ पे। पहले नंबर पे एम्स, दूसरे नंबर पे कंटेंट, तीसरे नंबर पे चीज आती है कि वो जो कंटेंट है, वो मैं यहाँ पे एक दूसरी मिसाल भी आपको देता हूँ। अगर ये वाली गवर्नमेंट चाहती है कि हमने 2040 तक मुल्क के अंदर 1 लाख इस्लामिक स्कॉलर पैदा करना है, वो स्कॉलर जिनके पास इस्लामिया की PhD की डिग्री हो। ठीक है। अब ये एक टारगेट होगा, क्योंकि 1 लाख PhD इस्लामिक स्कॉलर पैदा करना ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये क्या होगा, ये एम होगा, किसने डिसाइड किया, आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और 15 सालों के लिए डिसाइड किया है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट आपकी हर क्लास में,
हर सब्जेक्ट में इस्लामियात को डालेगी, इस्लामियात के ऊपर फोकस करा किया जाएगा, इस्लामिक कुरान के ऊपर फोकस किया जाएगा, टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फोकस किया जाएगा, हदीस के ऊपर फोकस किया जाएगा। समझ आ रही मेरी बात को? तो जिस तरह का आपका एम होगा, आपका कंटेंट भी उसी तरह का होता है, और उसी कंटेंट की बेस के ऊपर जो सबक बनाए जाते हैं उनके टारगेट होते हैं। हर सबक का एक कंटेंट होता है, एक टारगेट होता है। मसलन अगर आप बच्चों को फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ा रहे हैं, उस फोटोसिंथेसिस के सबक के अंदर क्या क्या टारगेट होंगे। मतलब आप ये कहेंगे कि बच्चा ये सीख लेगा कि कंप्यूटर फोटोसिंथेसिस किस तरह का अमल है, ये कैसे होता है, सूरज की मौजूदगी का इसमें क्या किरदार है, पत्ते क्या काम करते हैं, दरख्त क्या काम करता है, रोशनी क्या काम करती है, ये बच्चा सीख ले। ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और इनको क्या बोला जाएगा, एसएलओज। ठीक है, एक बात हो गई। एम्स के बाद क्या आते हैं, कंटेंट। कंटेंट के बाद वो कंटेंट आपने किस तरह से डेवलप करना है उसको बोला जाता है पेडागोजी या टीचिंग मेथड। और चौथा एक एलिमेंट है इवैल्यूएशन। ये जो ना चार एलिमेंट्स है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, चार एलिमेंट्स। और ये किस चीज के एलिमेंट्स है जनाब, ये करिकुलम के एलिमेंट्स है। ये आपका पक्का सवाल है, ये मैं इसको 3 स्टार लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि ये पेपर में आएगा, इसको नोट कर ले। अच्छा, सवाल वो ये पूछेगा आपसे कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर, या करिकुलम हैज हाउ मैनी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। एक करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये बाकायदा आगे जब करिकुलम वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, ये रेलेवेंट थे यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया। करिकुलम के जी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये पीपीएससी ने हर सूरत आपसे सवाल पूछना है, ये आप लोगों ने रट्टा लगा के जाना है, या जैसे भी याद करके जाए। तो वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे एम्स की। एम्स मैंने बता दिया, उसके बाद गोल्स का मैंने बता दिया, और तीसरी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स। तो जहां पे भी ऑब्जेक्टिव का लफज आएगा, ठीक है, सबक के ऑब्जेक्टिव्स, तो उससे ऑब्जेक्टिव नहीं मुराद होगा, उससे मुराद होगा एसएलओ। और एसएलओ से मुराद होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, या स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, के बच्चे ने इस सबक के बाद क्या सीखना है। दिस इज कॉल्ड एसएलओ, और इसकी वो फुल फॉर्म एब्रीवेशन पूछता होता है। एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लासरूम, ये बात याद रखनी है। एम्स का मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना होते हैं, लॉन्ग रन के लिए होते हैं, मिड टर्म के लिए होते हैं गोल्स, और उसके सबसे नीचे एंड पे आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स या एसएलओ। क्लासरूम के लिए जो टारगेट सेट किए जाते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, वो ऑब्जेक्टिव या वो टारगेट आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। और ये शॉर्टर, वेरी शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्टर टर्म, शॉर्टर टर्म टारगेट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप लोगों ने ये भी सवाल याद रख लेना। ओके, क्लियर है जी। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछेगा बीपीएससी वाला, तो आप लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ लेना है। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है पेडागोजी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा मैंने 2-3 बीच में चीजें बताई हैं आपको, वो सुक्रेटिस और एरिस्टोटल वगैरह की। और उसके बाद हमने पढ़ा है मोड ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे ये एम्स, टारगेट्स, एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक है वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है, वो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसमें से थोड़े थोड़े सवाल आते हैं। वो सवाल कौन से, मैं जितना याद करना है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी उसमें से कुछ नहीं आना, कुछ नहीं पूछा जाता। वो क्या है जी, एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन वाले पहले चैप्टर का ये एक टॉपिक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो हमारी होती है, उसकी पंजाब टेक्स्ट बुक वाली, बोर्ड वाली एजुकेशन की बुक्स नेट से डाउनलोड कर लें, उसके अंदर ये आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने इसको और थॉरली पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो आप ये एजुकेशन मैराथन जो बुक मैंने आप ये आपको पहले भी बताई है, इसको ले लें। इसका पहला चैप्टर वो हर चीज को क्लियर करेगा, आपका कोई कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। एजुकेशन इन पाकिस्तान के अंदर क्या पढ़ना है आपने, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन
पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है ये कौन सा है, ये कैसे यहाँ तक इवॉल्व होके आया है। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। गोरे यहाँ पे लेके आए थे। गोरों से पहले यहाँ पे जो निज़ाम राज था वो दरसे निज़ामी था। दरसे निज़ामी तकरीबन 100 साल के लिए दरसे निज़ामी यहाँ पे चला है। अब यहाँ पे दरसे निज़ामी का फाउंडर, ये मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये आप लोगों ने अभी नेट से गूगल कर लेना है। ये आप नोट क्या करवा रहा हूँ कि ये पीपीएससी का सवाल है और ये लाजमी पेपर का हिस्सा बनता है कि दरसे निज़ामी का जो सिस्टम है इसके फाउंडर कौन है। मुल्ला वजही के नाम से आपको एक नाम मिलेगा, ये लिख लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये इस्लामी निज़ाम तालीम था एक, और इससे पहले अकबर का दौर था दरस निज़ामी से पहले। और अकबर से पहले जो हमारी बिल्कुल रवायती तालीम, कुरान हदीस फ़िक़्ह और फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा वगैरह की दीन तालीम थी, सिर्फ वो थी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। या कुछ जगह पे जिसको हम फिज़िक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, ये अलग से सब्जेक्ट्स थे। और इनको पढ़ने के लिए लोगों को, स्पेसिफिक लोगों के पास जाना होता था। किसी पीर के पास कोई चला गया या किसी दूर दराज किसी इलाके में कोई चला गया, मतलब उनके लिए कोई स्कूल, कोई एजुकेशन प्रॉपर नहीं था। आल दो यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गई थी। ये मतलब काफी लेंथी बात है अगर हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करें। तो यहाँ पे जब बाकायदा निज़ाम तालीम का शुरू होता है ना, ये जो आज वाला निज़ाम है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। ये सन 1600 में शुरू होता है। 1600 में क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे गोरे आए, गोरों की फैमिलीज भी आई, उनके बच्चे भी आए, साथ में एक उनका पर्पस भी शुरू हो गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, तजारत के लिए आई थी, साथ में उनका एक पर्पस शुरू हो गया था कि भाई अब हम यहाँ पे लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने मजहब में भी लेके आएंगे। तो मजहब में लाने के लिए उन्होंने एक किस्म के स्कूल खोले जिनको बोला जाता था मिशनरी। मिशनरी लफ्ज निकला है मिशन से, यानी कि ईस्ट इंडिया का एक तो पर्पस था कि हम यहाँ पे तजारत करेंगे, तजारत के साथ उनका जो दूसरा पर्पस या मिशन था वो था कि हमने लोगों को, यहाँ के लोगों को हिंदुइज्म से और मुस्लिमिज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके जाना है। तो क्रिश्चियनिटी के लिए यहाँ पे जो स्कूल खोले गए, उन स्कूलों का नाम रखा गया था मिशनरी स्कूल। ठीक है, ये याद रखना है। मिशनरी स्कूल किसने खोले यहाँ पे आके, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो पहला मिशनरी स्कूल यहाँ पे कायम हुआ था वो सन 1607 में खुला गया था, 1607 में। ठीक है, फिर इन मिशनरी स्कूल के अंदर यहाँ पे एक तो ये यहाँ के लोगों को एजुकेट करते थे, और फिर अपने बच्चों को भी इन्होंने खास एजुकेट करना होता था। उनके लिए एक अलग से क्लास होती थी, मतलब एक अलग से निज़ाम होता था तालीम का। तो सबसे पहले जो स्कूल यहाँ पे इन्होंने खोले हैं एजुकेशन के, वो कौन से हैं, वो मिशनरी स्कूल हैं। हाँ, एक दो सवाल और जो मेरे माइंड में आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। जो इस्लामिक स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जो या हमारा रवायती निज़ाम तालीम है, ये इस्लाम से माखूज है। ठीक है, और इसमें ना दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि तीन सवाल याद रखें। अफलातून ने या ये प्लेटो जो है, इस बंदे ने जो तालीम है इसको फॉर्मलाइज करने के लिए ना, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए एक क्लास रूम बनाया था। अब ये बात याद रखिएगा, एक क्लास रूम बनाया गया था और उस क्लास रूम का नाम उसने रखा था लाइसियम। ये जो आप एक स्कूल देखते हैं ना, लाहौर लाइसियम, LYCUEM, लाइसियम। ये बीपीएससी ने एक दो जगह पे पूछा हुआ है कि लाइसियम किसका इजाद करदा स्कूल है, तो ये अफलातून का है, प्लेटो का है। आवाज आ रही, आवाज ब्रेक तो नहीं हुई? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। बोलो तो सही। वो मतलब आवाज नहीं आ रही। सर कभी कभी ब्रेक हो जाती है आवाज, सर थोड़ी थोड़ी सी आवाज ब्रेक होती है। सही, चलो सही। तो इसलिए मैं, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो काइंडली जहाँ पे मसला खराब होता है ना मुझे बताइएगा। थोड़ी थोड़ी ब्रेक तो वैसे ही ऑनलाइन में होती है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई 1 मिनट के लिए बंद हो गई, 2 मिनट के लिए बंद हो गई। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जरूरी है काइंडली, अगर मैं, ये ना हो कि मैं इधर अकेला लगा हुआ हूँ और आप लोग उधर से एफर्ट कर रहे हैं। समझ आ रही बातों की? अच्छा, तो पहला जो स्कूल या क्लासरूम या बाकायदा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो एट्रीब्यूट किया जाता है प्लेटो के साथ। इसको प्लेटोनिक एकेडमी भी कहा जाता है, इसको
एकेडमी का जो वर्ड हम सुनते हैं ना, एकेडमी का वर्ड, ये लाइसियम एकेडमी है। ठीक है, क्लासरूम है, लाइसियम एकेडमी है, जैसे प्लेटोनिक एकेडमी एकेडमी भी बोला जाता है। प्लेटोनिक एकेडमी का मतलब कि अफलातून ने जो पहला क्लासरूम बनाया था, जो बकायदा फॉर्मल करने के लिए, उससे पहले एजुकेशन फॉर्मल नहीं थी, मतलब ऐसे ही किसी के पास जाकर पढ़ने लग पे जिसको थोड़ा पढ़ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि हजरत इल्लामा इकबाल के वो फलां उस्ताद थे, और जो सर सैयद अहमद खान है उनको उनके फलां उस्ताद थे, और फलाने बंदे के फलां उस्ताद थे, यानी वो घर आके उनको पढ़ाया करते थे। जैसे आजकल स्कूल होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये तब भी था। अच्छा, फिर आगे आगे अगर हम आगे आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ना स्कूल खुला था, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेट करने के लिए, अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए ना एक जगह मुख्तस की थी। ठीक है, और उसको बोला जाता है अरकम, दारे अरकम। दारे अरकम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पीपीएससी पूछता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो ये भी याद रखना, ये दारे अरकम कहाँ पे था? मक्का में। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जो घर है उसको मुख्तस किया गया था कि यहाँ पे हम मजहबी तालीम या अपनी जो तालीम है उसका सिलसिला चाहेंगे, तो वो जो उसको एक मतलब अगर एक स्कूल के तौर पे लें तो मुसलमानों का या मुस्लिम हिस्ट्री का जो पहला स्कूल है वो दार अरकम है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये मक्का में। पीपीएससी का सवाल ये है कि दार अरकम जो पहला स्कूल है वो कहाँ पे था? तो वो मक्का में था। फिर जब मदीना में चले आए, तो मदीना में मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा बनाया गया था, या एक जगह मुख्तस की गई थी जहाँ पे सिर्फ तालीम होगी। बात समझ आ रही है? जहाँ पे सिर्फ तालीम होगी, पढ़ना पढ़ाना होगा, और उस चबूतरे को बोला जाता है सुफा। ठीक है, सुफा। तो ये दो तरह से सवाल पूछा जाता है कि इस्लाम का जो सबसे पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग या लर्निंग है वो क्या है? सुफा है। ठीक है, या अरकम है? अब फैसला, फर्क क्या है? पीपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है? पीपीएससी पूछता है दी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन इस्लाम इज अरकम या सुफा। लोग अरकम भी लगाते हैं, सुफा भी लगाते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी जगह पढ़ेंगे कि अरकम है, सुफा है। फर्क ये है कि अगर वहां पे मक्का का जिक्र हो तो दार अरकम, और अगर मदीना का जिक्र हो तो सुफा होगा। ठीक है, और अगर दोनों का जिक्र नहीं है तो दार अरकम को आपने फॉरमोस्ट रखना है, क्योंकि ये मक्का के अंदर था और ये हिजरत से पहले का था। जब हिजरत आप ने की है, मतलब 622 ईस्वी में, 622 से पहले जहाँ पे एजुकेशन होती थी वो दार अरकम था। ठीक है, तो ये बात क्लियर करना है। ये मैं पीछे इसलिए गया हूँ इतना पीछे कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पेपर में आता है। अगर इससे थोड़ा सा आगे हैं तो हिस्ट्री आप लोगों को मैंने सोर्स बता दिया, वहां से पढ़ें। फिर बीच में आपको नजर आएगा कि वो कायरा के अंदर जो अल अजहर यूनिवर्सिटी थी, वो भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी थी, वो कब बनी। फिर ये आप उमवी सल्तनत देखते हैं, उमवी सल्तनत के अंदर दो चार स्कूल बने थे, दो चार मदरसे बने थे। मुसलमानों का जो निज़ाम तालीम है वो मदरसे से चलता आया है, मदरसे के जरिए फला फूला है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न एजुकेशन है ये कब आके यहाँ पे शुरू हुई है, वो मैं यहाँ से शुरू की थी कि 1607 में इन्होंने पहला स्कूल बनाया। अब 1607 के बाद क्या हुआ है कि जैसे जैसे अंग्रेज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वो एजुकेशन को थोड़ा साइंटिफिक करता गया। तो यहाँ पे आगे हमें आके ना ये जो 1700 का पीरियड है, इस साल से लेके 1857 तक अंग्रेज की बहुत सारी एफर्ट्स नजर आती हैं। इस इस पीरियड के अंदर अंग्रेज ने यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल बनाए हैं, अंग्रेजी जुबान की प्रमोशन करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसने बहुत अपने लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कूल कायम किए हैं। ठीक है, तो वो जो ये जो पीरियड है इसके अंदर काफ़ी सारे स्कूल हैं, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के और इंग्लिश के, साइंटिफिक लिटरेचर के। तो आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर दूँ तो 1800 में एक इसने बड़ा मशहूर स्कूल बनाया था, उसका नाम क्या है, मेरे माइंड से स्किप कर गया है। सर विलियम, सर विलियम कॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन 1800 पीपीएससी में पूछता है कि सर विलियम कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, तो सन 1800 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरह से वो एक दो और चीजें हैं वो पूछ लेता है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो अगला पीरियड है ना, यहाँ पे दो तीन साल इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए वो बता रहा हूँ आपको। 1813, 1813 का साल ये आप लोगों ने पढ़ना है। 18 ये होता क्या था कि जो, अगर आपको पता हो ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल जो है वो चलाता होता था। और इन्होंने जब यहाँ पे कब्जा करना शुरू किया, इंडिया के ऊपर कब्जा शुरू करना किया, तो गवर्नर जनरल जो है वो उन सूबों का भी गवर्नर जनरल होता था। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता था वो इन सूबों का भी गवर्नर जनरल होता था जहाँ पे उसने कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर इनके लिए ना एक एक कानून बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
कानून बना हुआ था अंग्रेज ने कि इस इंडिया कंपनी को हम इस कानून के मुताबिक चलाएंगे, और उस को कहा जाता है चार्टर, चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चार्टर का मतलब ही कानून होता है। तो हर 20 साल के बाद ये जो चार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवाइज होता था। इसके अंदर जो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने को कहा जाता है, या जो जो भी इसने काम करना होता था, वो किया जाता था। तो हर 20 साल बाद इनका एक कानून पास होता था और उसको बोला जाता था चार्टर एक्ट। तो सन 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, चार्लस ग्रांट। चार्लस ग्रांट ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप लोगों ने याद रखना है, चार्लस ग्रांट। ठीक है, अब जो चार्ल्स ग्रांट है ये यहाँ पे आया है इस पीरियड के दौरान, 1807-8 में ये इंडिया का गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना था। इस बंदे को ईस्ट इंडिया कंपनी का, सॉरी, इंडिया के अंदर या हमारा सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम आजकल चल रहा है, जो इंग्लिश मीडियम का सिस्टम है, जिसमें साइंसेज शामिल हैं, जिसमें अंग्रेजी लिटरेचर शामिल है, जिसमें ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट और ये लेवल्स ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इस सारे एजुकेशन सिस्टम का फाउंडर माना जाता है। क्या नाम लिखा है जी मैंने? चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट, सवाल ऐसे पीपीएससी पूछता है, हु इज कॉल्ड या हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? तो ये कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। 1807-8 में ये यहाँ पे आया है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला चार्टर एक्ट एजुकेशन से रिलेटेड पास करवाया था, जिसमें एजुकेशन के लिए बजट बजट मंजूर करवाया था, वो इस बंदे ने करवाया था। तो इस बजट के तहत पूरे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी, जो मिशनरी एजुकेशन थी या जो भी चल रही थी, उसके लिए 1 लाख रुपए का जो फंड है वो इस बंदे ने रिलीज करवाया था। तो ये सवाल पूछता है कि 1 लाख का जो फंड अप्रूव हुआ था इंडियन एजुकेशन के लिए, वो किस बंदे ने करवाया? वो चार्ल्स ग्रांट ने करवाया। और किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो वो 1813 के तहत हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से ये भी पूछता है। अब फिर ये चार्टर एक्ट जो है ये हर 20 साल बाद आगे जाके रिवाइज होता था। तो 20 साल बाद 1833 में आ जाए। 1833 में एक नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, जो भी फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल आते रहे थे, वो एजुकेशन के हवाले से भी काम करने लगते थे। और ये ऐसा, ये जो विलियम बेंटिक है, इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो है ना, इसके खिलाफ या इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने पूरी एक नज़म भी लिखी हुई है कि ये किस तरह का शैतान आदमी था। इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर और बदला। इसने कहा कि हमने यहाँ पे एजुकेट नहीं करना लोगों को, जो पहले चार्ल्स ग्रांट ने सोचा कि हम लिटरेचर इनको पढ़ाते हैं, हम इनको साइंस पढ़ाते हैं। इसने कहा भाई हमने यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ानी, हमने अपना लिटरेचर नहीं पढ़ाना, हमने यहाँ पे सिर्फ पैदा करने हैं क्लर्क, हमने सिर्फ क्लर्क पैदा करने हैं। और उन क्लर्कों की जिम्मेदारी होगी कि वो आगे अपने लोगों को पढ़ाएं। और इस थ्योरी को या इस नजरिए को बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि अंग्रेज ने कहा कि हमने सारे लोगों को नहीं पढ़ाना, हमने क्लर्क पैदा करने हैं अपने, हम जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे काम करें, और फिर आगे उनकी जिम्मेदारी है वो आगे पढ़ाएं ना पढ़ाएं। तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और ये जो लॉर्ड मैकाले है, फिर इसने यहाँ पे आके क्या किया था, इसने वो जो 1 लाख रुपया उधर से मिलता था ना अंग्रेज की तरफ से यहाँ पे एजुकेशन के लिए, वो 1 लाख रुपया उसके ऊपर लकीर लगा दी थी, उसने खत्म करवा दिया था। तो ये भी याद रखना है, वो 1 लाख रुपया जो 1813 में मंजूर हुआ, वो 1833 में आके खत्म हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है। उसके बाद फिर आगे 2-3 और सवाल हैं, आपको बुक में नजर आ जाएंगे कि लॉर्ड मैकॉले, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, फिर मैकॉले के 1833 के फौरी बाद चला गया था, 1-2 साल बाद फिर मैकॉले आ गया। उसने इसको बाईपास किया, उसने थोड़ी सी रिफॉर्म्स करवाई, उसने कुछ स्कूल कॉलेज और कुछ कमेटियां बनाई। जैसे ये हमें डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन नजर आता है ना, आपने कभी सुना होगा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, जो इदारा है, डिपार्टमेंट है बाकायदा तौर पे एजुकेशन का, ये विलियम बेंटिक ने 1835 की अपनी रिफॉर्म में कहा था कि एक काउंसिल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन का। और इसने फिर आके यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी बनाए। और फिर इसके बाद एक एक और आगे जाके टर्म यूज होती है, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, और इसका वो साल पूछता है कि ये वुड्स डिस्पैच कब हुआ था। तो ये 1854 में हुआ था। ये क्या है? ये यहाँ पे जो जनरल वुड है, ये भी 1850-51 के करीब यहाँ पे आके गवर्नर जनरल था या कुछ ऑफिशियल था बड़ा।
अब इसने इसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुमने एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन, जो इंडिया है, इंडिया से मुराद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब मुल्क जो इकट्ठे, बर्मा वगैरह जो यहाँ पे जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अपनी गवर्नमेंट कर रही थी, तो इसको काम सौंपा गया कि भाई तुमने वहाँ पे जाके पूरे एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम देखना है, उसमें क्या तब्दीलियाँ करनी है, क्या रिफॉर्म्स करनी है, क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, वो सारी हमें बतानी है। तो इसने सारा कुछ बना के एक रिपोर्ट यहाँ से यूके में भेजी थी। जो उनका वो पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं उसको, अपर हाउस, लोअर हाउस, क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स को। तो उस रिपोर्ट को वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वुड उस बंदे का नाम है, डिस्पैच का मतलब होता है कोई चीज यहाँ से मतलब पोस्ट करना। डिस्पैच यहाँ पे पोस्ट का नाम, पोस्ट है। तो वो जो रिपोर्ट डिस्पैच की थी उसको वुड्स डिस्पैच बोला जाता है, 1854। इसमें भी इसने तीन चार नए काम कहे थे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कायम करें, जो यूनिवर्सिटी हैं वो बनाए, ये काम करें, वो काम करें। तो इस 1854 वाले वुड डिस्पैच की रिपोर्ट के बाद फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर तीन यूनिवर्सिटियां बनी थी। तो सवाल पूछा जाता है कि 1857 के वक्त इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी थी, तो तीन यूनिवर्सिटीज थी। ये आप लोगों ने ना ये देखना है, ये इनके नाम है। एक तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, एक मुंबई में थी, और तीसरी का मुझे नाम नहीं याद, तीसरी किधर थी। हाँ, तो ये आपको वो मैंने जो बुक बताई ना, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, उसमें भी है, और ये हमारी एजुकेशन मैराथन के अंदर भी है। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। ये सारी चीजें मैंने हिस्टोरिकली आपको जो मोटी मोटी चीजें हैं वो बता दी हैं, बाकी आप लोगों ने काइंडली इनको देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी वाला सवाल पूछता है। इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा चलें तो 1882 में आके ना, 1882 में आके पाकिस्तान वाला जो इंडिया है, इसके अंदर भी एक यूनिवर्सिटी कायम कर होती है जिसको पीयू बोला जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1850 1882 के अंदर, जो अंग्रेजों की फिर जब बाकायदा तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई थी। 1857 से पहले यहाँ पे जितनी भी वो हुकूमत करते रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए करते रहे। यहाँ पे फिर आके उनकी बाकायदा तौर पे डायरेक्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और तब अंग्रेज ने बहुत काम किया एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे। और उस दौर में यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। तो वो सवाल पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हिस्ट्री को लेके, कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये किस साल कायम हुई थी। तो जुलाई 1882 के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ से आगे मैंने इसको डायरेक्टली बाईपास कर रहा हूँ, हम आ जाते हैं 1947 के ऊपर। 1947 के ऊपर जब पाकिस्तान बना है, तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी काम करना शुरू किया। तो कायदे आजम ने अक्टूबर 1947, अक्टूबर 19, ये याद नहीं करना आपने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 1947 में कायदे आजम ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में, नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी, बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया गया था कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी जितनी भी एजुकेशन की ज़रूरियात हैं, हम वो अपनी ज़रूरियात को तय करेंगे, हम अपने एम्स को तय करेंगे, और हमें अपने एजुकेशन के निज़ाम को किस तरह से चलाना है वो तय करेंगे। तो उसके हवाले से फिर ये जो याद करने वाली चीज़ है, ये बड़ा स्टार, पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यकम नवंबर, 1 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में बुलाई गई थी। तो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल पॉलिसी भी माना जाता है। सवाल वो पूछता है कि ये किस दौर में, ये इसका टाइम पीरियड क्या था। तो ये याद रखना है, फर्स्ट डेट याद रखनी है आपने, 1 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक। दिस इज हाईली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर तय किया जाना था 27, हाँ ठीक है, सॉरी, वेरी थैंक यू वेरी मच, 27 नवंबर, बिल्कुल 27 नवंबर से लेके 1 दिसंबर, सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 27 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे कायम हुई थी। कहाँ पे कायम हुई थी? कराची में। वो साल भी, जगह भी पूछता है कि ये किस शहर में मुनक्कद हुई थी। तो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में। और वो सवाल ये भी पूछता है कि इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको हेड किसने किया था, यानी कि इसकी सरबराही किसने की थी। कायदे आजम ने इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक चीज याद रख लेनी, कायदे आजम इसके अंदर नहीं थे। और वो सवाल पूछता है कि इसमें जो इसको हेड कौन कर रहा था, तो आप लोगों ने वो नाम याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज और इससे रिलेटेड है, बल्कि ये दो तीन चीजें हैं। अब आप लोगों ने जितनी भी आगे एजुकेशनल फिलोसफीज पढ़नी है, आप लोगों ने उनका सिर्फ ये पढ़ना है कि वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किस साल में हुई, ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी किस साल में बनी, और उस एजुकेशनल पॉलिसी के को हेड कौन कर रहे थे, या चेयरमैन कौन थे,
ठीक है, तीसरा सवाल आप लोगों ने याद रखना है कि वो किस साल में बनी थी, साल, जगह का नाम, और उसका चेयरमैन कौन था। ये तीन चीजें आप लोगों ने हर एजुकेशनल पॉलिसी या हर एजुकेशनल एजुकेशनल जो आपका निज़ाम तालीम है उसको याद रखना है। बाकी बीच में बहुत बार सारी जो ट्राइवियल चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ट्राइबल चीजें से मुराद के किस में क्या कहा गया, कौन कौन सी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुई। जैसे पहली में कहा गया था कि हमें उर्दू में पढ़ाना है, हमें टेक्निकल एजुकेशन को बनाना है, हमें हमें आइडियोलॉजिकल एजुकेशन फाउंडेशन कमेटियां बनाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना एक्चुअली 10 कमेटियां बनाई गई थी 10 चीजों को लेके। ये इसको हेड, इसका जो चेयरमैन है ना जिसने इसको हेड किया, वो नाम भी आप याद रख लें, ये पूछता है मिस्टर फजलुर रहमान, मिस्टर फजलुर रहमान। अब बहुत सारी जगहों पे मिस्टर फजलुर रहमान को पाकिस्तान का पहला वजीर तालीम भी लिखा जाता है, लेकिन ये वजीर तालीम नहीं थे, ये उस वक्त कोई डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह में थे। लेकिन इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था मिस्टर फजलुर रहमान। तो तीन चीजें हर कॉन्फ्रेंस हर पॉलिसी को लेके आप लोगों ने याद रखनी है। उसका साल, उसको हेड किसने किया, और उसकी पीरियड अगर दिया हुआ है तो, और वो किस शहर में मुनक्कद हुई। ये चार चीजें आपको हर किसी के बारे में आती हों। ठीक है, अच्छा, इस जो पहले वाली है इसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसमें 10 कमेटियां बनाई गई थी, ये सवाल भी उसने पूछा हुआ है। 10 कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी का काम था कि आपने सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एक कमेटी का काम था कि आपने अडल्ट एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एक कमेटी का काम था कि आपने यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर काम करना है, कि हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का निज़ाम किस तरह का होना चाहिए, उनका करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। एक को जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी वगैरह हैं, उनके या गरीबों की जो एजुकेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, इसके हवाले से थी। और एक कमेटी हमारी जो है वो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से थी, कि हमें टीचर ट्रेन को किस तरह से ट्रेन करना है। तो इन सबको कहा गया था कि आपने अपना रिफॉर्म्स एजेंडे लेके आने हैं, उसकी बेस के ऊपर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये काम वैसे अधूरा रहा, कोई कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं, मतलब ये तो हुआ, ये तो कहा गया कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो बाकायदा तौर पे पहली कोई एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, अनटिल फिर 1951 में जाके एक छोटा सा आता है मसवदा, जिसके ऊपर निज़ाम तालीम को चलाया गया था। और फिर यहाँ पे इसके अंदर ना मैं एक चीज बता दूं, ये जो इन 10 कमेटियों में एक कमेटी थी जिसका काम था साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करना। तो इन इन इस कमेटी की सिफारिश पे 1953 में जाके 1953 में पीसी सर, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कायम, ये अदारा कायम हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्रीवेशन भी पूछता है, इसका साल भी वो पूछ लेता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा जी, टाइम क्लास का फिर खत्म हो गया है, अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन और एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने सारा आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट सवाल थे, सारा कुछ बता दिया आप लोगों ने, बाकी खुद पढ़ लेना है। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म है, कल हम इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दूसरी जो एजुकेशन की हमारी पॉलिसी है वो 1959 में बाकायदा तौर पर शाया हुई थी, और उसको कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन कहा जाता है। ये मैं इनके ना एक छोटा सा क्लिप आपको सेंड कर देता हूँ, छोटा सा स्लाइड, वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप लोगों ने खुद पढ़ना है। और इसके 1950 के बाद फिर 1970, जब जब गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, तब तब एक नई पॉलिसी आई। और उसका साल याद रखना है, उसका चेयरमैन याद रखना है, और बस ये दो चीजें आपको लाजमी पता हो कि ये किस साल, और इसको चेयरमैन कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, किसने